Hello, Tenthis. Welcome to your session. Today, we are taking a look at the most important questions from footprints without feet. We've already done first flight. We've already done poetry. तो आप जाकर वो sessions देख सकते हैं. यहाँ पर भी सेम ही रूटीन फॉलो होगा. मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, समझाऊंगी और उसका आंसर आपके लिए अवेलेबल होगा. आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. If you want the PDF for this session, then you have to comment PDF on the video. And without further ado, let's get started. पहला चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इसको अच्छे से कर लेना जरूरी है. व्हाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक दैट ट्रिकीज रिकवरी वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. पहली बात तो ये जो वर्ड सर्जरी है इसको हम एसोसिएट करते हैं ऑपरेशन से. जब ऑपरेट करता है डॉक्टर हम उसको सर्जरी बोलते हैं, लेकिन ब्रिटेन जहां पर ये स्टोरी सेट है वहां की जो इंग्लिश है उसमें सर्जरी is also a name for a doctor's clinic. ठीक है, तो लोग अगर डॉक्टर के क्लिनिक रूटीन चेकअप के लिए भी जा रहे हैं तो वो उसको सर्जरी जाना कहते हैं. तो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे को लगा ट्रिकी सर्जरी गया है, यानी कि डॉक्टर के क्लिनिक पे गया है. इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिकी का ऑपरेशन हुआ है. ठीक है, ये पहली चीज आपको याद रखनी है. दूसरा, मिसेस पंफ्रे को ऐसा क्यों लगता है? मिसेस पंफ्रे को ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि उनके हिसाब से वो घर पे ठीक नहीं हो सकता था. एक्सपर्ट केयर उसको डॉक्टर की मिली है, इसीलिए वो ठीक हो पाया है. जबकि डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मिस्टर हैरियट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मिसेस पंफ्रे घर में ना कर सकती थी. तो इट वॉज एक्चुअली जस्ट अ चेंज इन लाइफस्टाइल, डाइट, थोड़ा सा डिसिप्लिन, एक्सरसाइज देने की जरूरत थी. All of which could have easily been accomplished at home. तो जब मिसेस पंफ्रे को लगता है कि रिकवरी सर्जरी यानी कि डॉक्टर के क्लिनिक और डॉक्टर के केयर की वजह से हुई है, she is misguided and this also goes to show कि कैसे मिसेस पंफ्रे might not be the best pet owner. इसका मतलब ये भी है कि जस्ट बिकॉज आप किसी से प्यार करते हो डजंट मीन कि आप जो उसके लिए बेस्ट है वो कर रहे हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह होती है, प्यार अपनी जगह होता है. इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पीडीएफ चाहिए तो लाइक आई सेड, ड्रॉप पीडीएफ इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक इट अवेलेबल टू यू. नेक्स्ट आ जाता है रस्किन बॉन्ड का द थीफ स्टोरी. ये भी काफी हाई वॉल्यूम चैप्टर है, इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. हाउ डिड हरी सिंह फील वर्किंग फॉर अनिल? तो हरी सिंह, जो कि उसका एक्चुअल नाम भी नहीं है, वी डोंट नो व्हाट हिज रियल नेम इज, पहली बार ही मीट्स समबडी हु इज सो एम्पैथेटिक, हु इज सो केयरिंग, हु एक्चुअली लुक्स एट हरी सिंह एज अ ह्यूमन बीइंग. तो उसका जो वो सोच है, ऑब्वियसली उस सोच को बदलने में टाइम लगता है. जब आप इतने हार्डशिप, इतने ट्रॉमा से गुजरते हो और आप एक तरीके की जिंदगी जी रहे हो और सारे लोग जो आपको आपकी जिंदगी में मिलते हैं वो मतलबी, सेल्फिश ही मिलते हैं, देन यू नो दैट टू मेक इट इन द वर्ल्ड आपको भी मतलबी और सेल्फिश होना पड़ेगा. अनिल परहैप्स वो पहला इंसान है जो हरी सिंह को मिला है जो मतलबी और सेल्फिश नहीं रहा है उसकी जिंदगी में, जो आउट ऑफ द वे जाके हरी सिंह के लिए भी कुछ कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है, उसको सिखा रहा है, जबकि उसको कुछ काम नहीं आता फिर भी उसको घर में रखा हुआ है. तो कहीं ना कहीं हरी सिंह का जो ह्यूमैनिटी में फेथ है वो अनिल जगा देता है. तो हरी सिंह को ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैन इज अ क्रीचर ऑफ हैबिट. हरी सिंह की आदत बनी हुई है कि उसको चोरी करके ही भागना है हर जगह से, इसीलिए वो चोरी करता है. लेकिन जो इम्पैक्ट अनिल का हरी सिंह पर आया है, उसकी कॉन्शियंस पे आया है, अल्टीमेटली दैट स्टॉप्स हरी सिंह फ्रॉम एक्चुअली रॉबिंग हिम एंड रनिंग अवे. और उस मोमेंट पे भी अनिल उसको माफ करता है. सो शुरू में हरी सिंह को कैसा लगता है? हैप्पी और कंटेंट. एंड यू कैन रीड everything else that I've explained in this answer. Moving on to the next. What stopped Hari Singh from running away with Anil's money? I have explained this. ये explanation मैं आपको दे चुकी हूं, तो हम directly इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर ये रहा. इसमें आपको words like conscience अगर यूज करना है तो आपको उसका स्पेलिंग आना चाहिए. कॉन्शियंस के स्पेलिंग इज लाइक कॉन साइंस, साइंस के स्पेलिंग आपको आते हैं, उसके आगे कॉन डाल दो. तो ये सारे वर्ड्स जो हर एक कैरेक्टर को, हर एक मोमेंट को, पिविटल मोमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, इन वर्ड्स की आप अलग लिस्ट मेंटेन करके रखिए ताकि उन वर्ड्स के स्पेलिंग्स आपको आए और आप वो स्पेलिंग्स मेस अप ना करें ड्यूरिंग द एग्जाम. एंड यू आल्सो हैव अ रेडी लिस्ट ऑफ
वोकैबुलरी, एक वर्ड बैंक जैसा आपके पास है कि आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा कि आपको लिखना क्या है। ऑलराइट, ओके, मिडनाइट विजिटर की ओर जाते हैं। मिड लेवल पे मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते पर आ जाते हैं। हाउ डिड ऑसिबल रिएक्ट व्हेन ही सॉ मैक्स इन द रूम? सो ऑसिबल का सबसे उसकी खास बात यही है that he's never startled, he's never hysterical, he's never shocked, वो अपने emotions नहीं दिखाता, and that perhaps that is the most important aspect of his training and that's what makes him a good spy. हमें लगता है कि अच्छा स्पाई दिखने में फिट होना चाहिए, थोड़ा suave होना चाहिए, charming होना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में जो इमेज है स्पाई की, हमारे ज़माने में वो जेम्स बॉन्ड हुआ करता था, आपके ज़माने में शायद, और आप बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो ऋतिक रोशन जैसा कोई होगा। सो आर कंडीशनिंग हैज बीन सच कि हम स्पाई के बारे में ऐसा सोचते हैं सबकी, बिकॉज जो बुक्स भी लिखी गई है 1800 से जो किताबें लिखी गई है अबाउट स्पाई, सब में स्पाई का डिस्क्रिप्शन बहुत ही रोमांटिसाइज करके दिया जाता है। रियल लाइफ में स्पाइज ऐसे नहीं होते, वो शायद उसकी तरह होते हैं जो शो है फैमिली मैन जिसमें मनोज बाजपेयी इज प्लेइंग एन एजेंट, शायद उस तरीके के होते हैं, एकदम ही बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी गुड लुकिंग और शायद वेरी वेल वर्स्ड विद द वर्ल्ड नहीं होते, बट दे नो व्हाट दे हैव टू डू, they know what they have to accomplish and they're able to do that. Ausable is exactly like that, and his ability to stay calm and composed in situations, think on his feet and get out of trouble, that's what makes him an excellent spy. So when he sees Max, he doesn't overreact, he remains calm and composed. Rest of the answer is here for you to look at. All right, what qualities can be attributed to Ausable as a secret agent? Again, I have already covered this in my explanation. तो चलिए सीधा आंसर देखते हैं। यहाँ पर भी देखो, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखोगे, सो दीज आर जस्ट कैरेक्टर स्केच क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैरेक्टर स्केच है जो आपको देना है। अलग अलग तरीके से कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली हर, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। आपको बेसिकली हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के नीचे आपको लिखना है चैप्टर का नाम, कैरेक्टर के नाम, उनके नीचे 4-5 एडजेक्टिव्स रखने हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये इस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने में काम आएंगे। अब ऑसिबल के लिए जो जो लिखा होगा, क्विक विटेड, इंटेलिजेंट, काम, कंपोज्ड, ये सब कुछ आपके काम आ जाएगा इस क्वेश्चन को आंसर करने में, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की ओर, अगेन अबाउट अ थीव्स। The lady in red was a more seasoned thief than Horace Danby. Give a reasoned answer. Seasoned thief का reasoned answer. Seasoned का मतलब ये होता है जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस की वजह से they are better at what they do. तो the lady in red was better than Horace Danby. इसके reasons क्या है? इसका सबसे मेन रीजन तो यही है that the lady in red was able to trick Horace Danby. और हॉरेस डैनबी इतने आसानी से ट्रिक हो गया by that lady, this goes to show that she was a better thief than him. Horace Danby should have been more aware of whose house he is robbing. अगर उसने इतना ही ग्राउंड वर्क करके रखा हुआ था कि उसने सब कुछ शॉर्ट ओवर ग्रेंज के बारे में पता कर लिया, तो उसको ये तो पता होना चाहिए था कि जो ओनर है उस घर की, शी इज एन ओल्ड वुमन, शी इज नॉट सम यंग चार्मिंग लेडी. So he did not know enough when he went into the house to rob. The lady in red knew more than she needed to, and she also knew how to outwit Horace Danby. That's why she was a more seasoned thief, and she never got her fingerprints on anything. तो हॉरेस डैनबी ने अपनी बेवकूफ़ी में, जो अक्सर आदमी सुंदर महिलाएं देख के कर देते हैं, अपने ग्लव्स उतार के उसका सेफ खोला, उसके प्रिंट्स हर जगह उसने छोड़ दिए. He was not cautious. The lady in red did not leave any prints. It was as if she was not even there. So that's why she's a more seasoned thief. Here is an answer. Moving on to footprints without feet, जिस पे इस टेक्स्ट का नाम रखा गया है, ग्रिफिन की कहानी है. Infuriating Griffin. Give a character sketch of Griffin. So this is the most direct way in which you can get a character sketch question. And यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या-क्या words हम उसको use करने के लिए, describe करने के लिए use कर सकते हैं. Griffin is a man of contradictions, you can see. क्योंकि एक तरफ उसका इतना ज्यादा दिमाग है, वो इतना इंटेलिजेंट है, he is capable of so much, yet he is a complete mess and a menace to society.
तो ये but वर्ड यूज करके हम उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं that he is brilliant but eccentric and he does not use his intelligence for good, misuses his power, intelligence for good नहीं यूज करता, selfish and criminal है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, रिवेंजफुल है, लॉलेस तो उसको टेक्स्ट बुक में ही डिस्क्राइब किया हुआ है. सो मेनी वर्ड्स, सो मेनी फ्रेजेस दैट यू कैन यूज to describe Griffin, and you will also say that his scientific genius was overshadowed by his moral weakness. कि जब आपके पास इतना capacity है to do so much and you're such a scientific genius and you can put that into good use, अगर आपका moral compass ठीक जगह point कर रहा है तो, and if you are centered morally, which Griffin was absolutely not, so that's how we will describe him. How did why did Mrs. Hall trip? What was her fear? तो ये जो आइपिंग में इन था वहीं पर ये सारा कुछ होता है. मिसेस हॉल को लगता है दैट उनकी माँ की आत्मा आ गई है and all the furniture is rising against her and she thinks it's a supernatural activity when in reality it was just Griffin. So here is the explanation of whatever happened. All right. Okay, next, the making of a scientist, which a lot of you find very boring. It's a biographical sketch, तो बहुत लोगों को ये boring लगता ही है, but a lot that you can learn and probably be inspired by कि कैसे आप भी young age से अपने talents को अगर cultivate करो, then nothing can stop you from achieving what you set out to. So how did a book become a turning point in Richard E. Bright's life? Travels of Monarch X, ये book का नाम है, ये आपको याद रखना है, ये turning point क्यों बना? Because he grew up in a place that was quite boring. There was not much to do. So he kept looking, his mother specifically kept looking for ways to keep him occupied. Most of these ways were sort of academic. And Richard E. Bright developed an interest in science from a very young age. इस interest को हार्बर कल्टिवेट और सही डायरेक्शन देने में इस बुक का बहुत समर्थन था, क्योंकि इस बुक के एंड में जो बटरफ्लाइज को टैग करने का पूरा प्रोसेस था, उसने ईब्राइट को साइंटिफिक प्रोसेस सिखाया और ये बताया कि कोई भी रिसर्च जब की जाती है तो उसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है. And that's why it was a turning point in his life. Apart from that, Dr. Urquhart को भी introduce कराया इस book ने to Ebright, and Dr. Urquhart became a very important mentor in Richard E. Bright's life. So that's why this book was a turning point. Now we come to Matilda's story, the necklace. How did Matilda bring misery upon herself and her husband? इसमें basically आपको पूरी story का short में सार देना है, साथ ही साथ मटिल्डा का थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच देना है. So this is a summary of the story plus a character sketch of Matilda. कि मटिल्डा की vanity, superficiality, greed ने उसको कंपेल किया कि वो नेकलेस बोरो करे. थोड़े चंद पलों की तारीफों के लिए मटिल्डा के 10 साल और साथ में उसके हस्बैंड के 10 साल बर्बाद हो गए. एंड उसमें भी देयर वर मल्टीपल चांसेस दैट वर गिवन टू मटिल्डा. फॉर इंस्टेंस, जब मटिल्डा ने वो नेकलेस घुमाई, अगर वो सच बोल देती तब मैडम फॉरेस्टियर को, तो शायद इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर तभी बता देती कि महंगी नहीं थी, सस्ती सी नेकलेस थी. लेकिन मटिल्डा ने तब सच बोलना भी जरूरी नहीं समझा, डर के मारे. एंड सो दिस देयर आर टू लेसन्स इन दिस. एक तो ये है ही कि चलो ठीक है, वैनिटी and superficiality, materialism will never lead to anything good, but the other thing is that honesty will always help you in life. चाहे वो उस moment में कितना भी difficult लगे, in the long run honesty always helps. So momentarily अगर आपको डर भी लग रहा है, it's better to be honest than to lie. This is the answer. Moving on. One little act of negligence led to Matilda's ruin. Explain. ये little act of negligence क्या है? It is losing the necklace. Losing the necklace is the little act of negligence, and that is what happened with Matilda. She lost the necklace, and because of that, her life was ruined. All right? Here's how you will explain the answer. Next, we move on to Bholi. Discuss the role of Bholi's teacher in transforming her.
तो भोली की टीचर ही उसकी लाइफ का बिगेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस थी. It was because of Bholi's teacher that Bholi gained the confidence to stand up for herself in the first place. भोली के पास कोई सपोर्ट नहीं था, उसके पेरेंट्स के माध्यम से कोई सपोर्ट नहीं था, उसकी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था. स्कूल भी उसको इसीलिए भेजा गया था क्योंकि स्कूल को एक यूजलेस चीज समझा जाता था, एंड भोली वाज यूजलेस, तो यूजलेस प्लस यूजलेस, उसको स्कूल भेज दो. अब भोली स्टैमर करती थी बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. एक बंदे ने कंपैशन दिखाया, ट्रस्ट दिखाया, उसको एक सेफ स्पेस दी, जिस वजह से भोली ने पहले अपनी कॉन्फिडेंस पाई, एंड ऑब्वियसली द टीचर वाज अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन भोलीज लाइफ. इस वजह से भोली वाज आल्सो एबल टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन in the answer over here. All right. Demanding dowry is an evil practice. Describe how Boli fought against this evil. So we all know that demanding dowry is an evil practice. Yet you will be surprised to see कि आपके ही घरों में शायद आपके मदर ने आपके फादर को डाउरी दी होगी, शायद आपकी बहनों की शादी में डाउरी दी गई होगी, शायद आपने अपनी भाई की शादी में डाउरी एक्सेप्ट की होगी. You will be surprised to see how prevalent this still is, and despite being considered illegal and a social evil, it is so widespread कि कोई भी इसके ऊपर दोबारा बात नहीं करता है. तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप अपने घर में ये होते हुए देखते हो तो आप इसके बारे में जरूर बात कीजिए. अगर आप एक लड़के हो, आप बड़े होकर शादी करोगे तो इतना दम रखिए कि आपको दहेज ना लेना पड़े. खुद कमाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, एंड हैव द गट्स टू से नो to samaj, family, बिरादरी, whatever. If you're a girl, be financially independent. कभी आप ना एक एज के बाद ना आपको अपने पेरेंट्स के भरोसे रहना है to earn money, ना आपको किसी आदमी के भरोसे रहना है जिससे आप शादी करोगे. Be financially independent so that you can take your own decisions and never marry someone who expects कि आप दहेज दो, क्योंकि वो पहला स्टेप होता है. उसके बाद वो आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. जिस रिलेशनशिप की बुनियाद ही सेल्फिशनेस होती है उसका आगे जाके कुछ भला नहीं होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. नाउ कमिंग बैक टू दिस, डिमांडिंग डाउरी इज एन इविल प्रैक्टिस. डिस्क्राइब हाउ भोली फॉट अगेंस्ट दिस इविल. भोली ने क्या बोला जाता है कि लड़की की शादी ना हो, वो भी मंडप पे उसकी शादी टूट रही है, तो इससे ज्यादा बड़ा झटका परिवार को लग ही नहीं सकता. परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है. ये सारी जो है ये मान्यताएं हैं, ये सोच है, पिछड़ी घटिया सोच है जिसको आज तक लोग चलाते आ रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए. आपने इस सोच से लड़ना है, और भोली भी इस सोच से लड़ी थी. भोली के पास एजुकेशन थी, भोली के पास कॉन्फिडेंस था, और भोली के पास अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जिस वजह से वो एक स्टैंड ले पाई. उसने नहीं समाज की सोची, किसी के इज्जत की नहीं सोची. उसको पता था वो जो कर रही है वो सही है, चाहे उसको 100 लोग गलत बोले. उसकी कॉन्शियंस में जब उसको पता था कि वो जो कर रही है वो सही है, तो उसके लिए दुनिया से लड़ गई. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर बोल के गए थे, जो दी तो डाक शुने क्यों ना आशे, तो बे एकला चलो रे. अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है पर आपको पता है आप जो कर रहे हो वो सही है, तो आप उसको करो. That's exactly what Bholi demonstrated, and she said no to marrying Bishambar on the mandap, regardless of what anybody thought, and that's what changed her life. So here is the answer. All right. And finally, we've reached the book that saved the earth, the play in this textbook. अब इसमें आपका question है, how did the 3 nursery rhymes frighten think tank? पहले इसमें आपको पता होना चाहिए वो कौन सी 3 nursery rhymes थी मदर गूस की किताब में जो पढ़ी थी. और think tank क्यों डरा? Think tank इसलिए डरा because see, it's like think tank from the beginning is like this narcissist. He is obsessed with himself. और वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहा है. वो समझ रहा है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई नहीं है, मार्शियन कोई नहीं है, उससे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है, एंड ही नोज एवरीथिंग, एंड दैट इज हिज अनडूइंग. इस एक्सेसिव प्राइड को लिटरेचर में ह्यूब्रिस कहा जाता है, ह्यूब्रिस, और वही थिंक टैंक डेमोन्स्ट्रेट करता है. एंड थिंक टैंक इज लाइक अ sort of a caricature of actual world leaders जो अपने आप को दुनिया से बड़ा समझते हैं, और दुनिया से बड़ा समझने की वजह से एंड में उनका डाउनफॉल भी बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पेक्टिकल बनता है. थिंक टैंक में एक शेड ऑफ ह्यूमिलिटी नहीं है.
शेड ऑफ कंसर्न नहीं है अपने लोगों के लिए या किसी और के लिए, ना ही क्षमता है कि अगर उसको कुछ नहीं पता तो वो किसी और की सुन ले जिसको शायद इस बारे में पता हो। अब थिंक टैंक को लगता है कि सारी नर्सरी राइम्स उसके बारे में है, उसको टारगेट कर रही हैं, और जो अर्थ के लोग हैं, अर्थलिंग्स हैं, वो इतना एडवांस हो चुके हैं कि वो जो मैरी मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी है उसमें उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि सिल्वर को कैसे उगाया जाता है खेत में, जो बाय द वे मैरी मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी इज अ नर्सरी राइम दैट्स बेस्ड ऑन मैरी एंटोनेट, तो आप पढ़ना उसको, इंटरेस्टिंग है कैसे एक नर्सरी राइम एक हिस्टोरिकल फिगर के बारे में है, सो यू शुड लुक दैट अप. नेक्स्ट वी हैव हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जंप्ड ओवर द मून, तो उनको लग रहा है कि अरे इन्होंने तो गाय गाय को सिखा दिया है इंटरस्पेस ट्रैवल कैसे किया जाता है, एंड ऑब्वियसली हम्टी डम्टी, तो थिंक टैंक को लगता है कि उसी के बारे में है और उसको मारने वाले हैं. He misunderstands these nursery rhymes meant for children and he thinks that he's going to be killed and that's why he gets frightened and runs away. तो think tank एक तरीके से he is his own undoing. उसने खुद की ही जिंदगी उसने बर्बाद की है, किसी और ने कुछ भी नहीं किया. And that is the answer to that question. I think we are done. Let me just make sure. Make sure. Yes, we are done. So that's the end of your session. Thank you so much. I will see you again next time. Till then, take care. Bye-bye. If you want the PDF, drop PDF in the comments and I will get it for you.